पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनके सामने विपक्ष की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। विपक्ष के किसी भी नेता के लिए पीएम मोदी के सामने कुछ भी कर पाना मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने इस बार ऐसा प्रहार किया है जिसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी सरेंडर कर दिया है, जिससे लोग काफी हैरान हैं। देश के लोग समझ गए हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस ने कर दिया है सरेंडर। उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून की कुछ धाराओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून धर्म बदलने की स्वतंत्रता और निजता के आधार पर बेहद सख्त और असंवैधानिक पाबंदियां लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की आस्था या धर्म परिवर्तन का फैसला सरकार की अनुमति का मोहताज नहीं होना चाहिए। जानकारी के अनुसार जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि कानून में दी गई प्रतिक्रिया बहुत बोझिल है। कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है उसे 60 दिन पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होती है। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को भी 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। ऐसा न करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता और आस्था की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। टॉप कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें हैं। वहीं आप दर्शक अगर यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप के भारत का रूस से तेल आयात कम करने के बयान को लेकर कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत पर कोई भी देश, खासकर अमेरिका, व्यापार समझौते के लिए दबाव नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी डेडलाइन या दबाव में निर्णय नहीं लेगा। पीयूष गोयल ने जर्मनी में आयोजित बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में कहा कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में सौदे नहीं करते और न ही किसी के सिर पर बंदूक रखकर डील करते हैं। वहीं जब मॉडरेटर ने पूछा कि आजकल व्यापार वार्ताएं समय सीमा और टैरिफ पर निर्भर होती है, तो पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि भारत की नीति दीर्घकालिक सोच पर आधारित है, न कि क्षणिक दबाव पर। उन्होंने कहा कि भारत लंबी सोच रखता है, हम किसी दबाव या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। अगर हम पर टैरिफ लगाया गया है तो हम उससे निपटने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए बाजार तलाश रहे हैं और घरेलू मांग को मजबूत बना रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत लचीली है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रैली में बेगूसराय से पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने एनडीए को सूझबूझ वाला गठबंधन बताया, जिसमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेता हैं। वहीं बीजेपी से दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इसे और मजबूत बनाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने एनडीए की दूसरी तरफ खड़े महागठबंधन को लाठियां भाजने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कैमरे के आगे भी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन पीछे एक दूसरे की खाल खींचते हैं। आरजेडी 2 दशक से चुनाव नहीं जीती, फिर भी अहंकार में अटकी है। इसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका दिया। कांग्रेस 35 साल से पिछलग्गू बनी है, फिर भी पटक दी गई। वीआईपी पार्टी को पटका, लेफ्ट पार्टियों को लटकाया। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये टिकट बेचते हैं, घोटाले करते हैं। आरजेडी के परिवार के ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस के परिवार के लोग भी जमानत पर ही जी रहे हैं। बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। जंगल राज वाले ने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाया, बिहार के बच्चों की चिंता नहीं। पूरे बिहार में नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। वहीं बिहार चुनाव की घोषणा के बाद समस्तीपुर की रैली से पहले पीएम मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महागठबंधन की तरफ से एनडीए को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की दी जा रही चुनौती के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि पीएम मोदी इस पर क्या कहेंगे। और पीएम मोदी ने कहा भी ऐसा जो सभी के लिए खुशनुमा हो। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा
कि सभी साथियों के साथ मिलकर वो सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। आज बिहार के हर कोने में विकास का काम हो रहा है। दर्शकों, जिस तरह से कांग्रेस ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है, उसको लेकर पीएम मोदी ने भी तंज कसा है। वहीं दिवाली और काली पूजा खत्म होते ही पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी अगली बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी पूरे राज्य में 1000 से ज्यादा नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए कैंप लगाने जा रही है। इस कैंप का मकसद बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने में मदद करता है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने बताया है कि ये अभियान खासकर सीमावर्ती जिलों उत्तर 24 परगना, नदिया, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में चलाया जाएगा, जहां आबादी का संतुलन पहले से बदल चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ये पार्टी का पुराना एजेंडा है और कोविड के कारण नियम बनने में देरी हुई थी, लेकिन अब संगठन पूरी तरह से तैयार है। वहीं आप दर्शक अगर सीएए पर बीजेपी के फैसले से खुश हैं, तो कमेंट में सीएए भी लिखिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और पीएम के विरोध में लगे हैं, तो वहीं थरूर सच का साथ देते हैं। थरूर सिर्फ विरोध के नाम पर इसीलिए विरोध नहीं करते कि विपक्ष में हैं तो उन्हें सिर्फ विरोध ही करना है। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। और इस बार भी जहां एक तरफ जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं शशि थरूर भारत के लिए भारत की तरफ से आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर थरूर मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। शशि थरूर ने बता दिया कि जब बात देश की हो तो देश के साथ खड़े रहने की जरूरत होती है, न कि अपने सियासी फायदे को साधने की। इस बार भी थरूर ने वही किया है जो वो अक्सर करते आए हैं। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को बस मौका चाहिए कि मोदी सरकार पर निशाना साधें। इसीलिए तो उन्हें अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जरूर भरोसा है। इसीलिए तो राहुल गांधी ने ट्रंप के सीज फायर और भारत की डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन किया था। वहीं अब ट्रंप के बयान द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात का बयान को ढाल बनाकर कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पलटवार किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि भारत जल्द रूस से आयात होने वाले तेल पर भारी कटौती करेगा। थरूर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा। ट्रंप को भारत के फैसले की घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत भी अमेरिका की तरफ से नहीं बोलता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप का भारत के फैसलों के बारे में ऐलान करना उचित है। मुझे लगता है कि भारत अपने फैसलों के बारे में घोषणा करेगा। हम दुनिया को नहीं बताते कि ट्रंप क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को दुनिया को ये नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा। थरूर की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने फिर दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन का हमला देते हुए इस साल के अंत तक रूस से तेल आयात कम कर दिया जाएगा। दर्शकों, शशि थरूर ने तो ट्रंप को करारा जवाब दिया ही है, लेकिन जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये आयात बंद कर दिए जाएंगे। पिछले 6 दिनों में ये चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लिया। मोदी इन वैश्विक कार्यक्रमों में क्यों नहीं शामिल हो रहे जहां ट्रंप मौजूद हैं? क्या उन्हें अपनी पोल खुलने का डर है? उनकी अनुपस्थिति स्पष्ट है, लेकिन भारत की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के कुआलालंपुर में सशरीर आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल न होने को लेकर निशाना साधा। दर्शकों, पीएम मोदी अगर विदेशी दौरे पर जाते हैं तब जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत निशाना साधते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी जबरदस्ती अपने आप को विश्वगुरु साबित करने और विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने जाते हैं। लेकिन अब जब पीएम मोदी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं तो उससे भी कांग्रेस को तकलीफ है। मतलब
कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ विरोध से मतलब है, लेकिन शशि थरूर से कांग्रेस के नेताओं को सीखना चाहिए कि जब बात देश की आती है तो देश की तरफ से बोलने की जरूरत पड़ती है। कुछ समय पहले राहुल गांधी काफी जोश में नजर आए थे और वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब अचानक राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए हैं। बिहार चुनाव से पहले बिहार जाकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन अब बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी इस तरह से पीएम मोदी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। वहीं अब बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर है तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में जो हुआ उससे कांग्रेस की रणनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 23 अक्टूबर के दिन पटना के होटल मौर्या में वो हुआ जिसकी कम से कम इस बार उम्मीद ही की जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनावों में ऐसा साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस राजद की बैसाखी उतार फेंकने को तैयार है, लेकिन 23 अक्टूबर को 2 दिन पहले अचानक से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एंट्री हुई और पूरा सीन ही पलट गया। इस दिन मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण मिला। खास तौर पर यह आमंत्रण आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आया था, लेकिन बाहर और अंदर लगे पोस्टरों ने एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस ने फिर से आरजेडी के आगे सरेंडर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। चर्चा भी ऐसी कि पटना का आम आदमी भी चाय की दुकान या कचौड़ी के ठेले पर बैठकर यही बात कर रहा है। इन पोस्टरों में एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे। वहीं तेजस्वी यादव, जिनकी सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी चुप्पी साध गए थे, इसके बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने भी राजद के सामने बिहार कांग्रेस की रीढ़ दिखा दी और झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अचानक से स्टैंड कैसे बदला, इसके पीछे भी कई किस्से गढ़े जाते हैं। एक किस्सा ये भी है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव यानी राजद को गठबंधन का छोटा भाई बनाने के लिए लेफ्ट और वीआईपी पर डोरे डाल दिए हैं। लेकिन चतुर चालाक लालू प्रसाद यादव इस बात को ताड़ गए कि कम अनुभव वाले तेजस्वी यादव इस जाल में फंस गए होंगे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने सीधे दिल्ली बात की होगी और सोनिया गांधी को कह दिया होगा कि अगर कांग्रेस अपने मन की करेगी तो वो उसकी पार्टी के सारे उम्मीदवारों के सामने राजद के कैंडिडेट्स खड़े कर देंगे। इसी वजह से अशोक गहलोत को मामला सलटाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पटना में अशोक गहलोत को लालू यादव ने यही बात दो टूक कह दी होगी। दूसरा किस्सा ये भी है कि राजद के अड़े हुए रुख को देखकर कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि अगर आरजेडी का वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को ट्रांसफर ना हुआ तो लुटिया डूब ही जाएगी। इसलिए वक्त रहते मामला संभालने में ही भलाई है। इसीलिए अशोक गहलोत को खुद आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी दलों के बीच ये कबूल करना पड़ा कि तेजस्वी यादव के चुनावी चेहरे पर ही इस चुनाव को लड़ा जाएगा। वहीं पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि 1990 के बाद से ही कांग्रेस कभी भी अपनी जमीन को मजबूत करने का साहस नहीं जुटा पाई है। हमेशा वो राजद के सामने अपने आप को बौना साबित करते रही। वहीं महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बीजेपी को जंगल राज का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया है। बीजेपी बहुत चतुराई से इस फैसले को जंगल राज की वापसी से जोड़ रही है। तेजस्वी यादव का लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के चलते बीजेपी के लिए आसान हो गया है कि वो जनता के बीच ये प्रसारित कर सकें कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो सकती है। बिहार में जंगल राज की कल्पना से भी कुछ लोग सहम जाते हैं। बीजेपी से नाराज होने के बाद भी लोग वोटिंग का दिन आते आते जंगल राज की वापसी से सहम कर बीजेपी को ही मतदान करेंगे। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले राजनीतिक पंडित ये बात जानते हैं कि बीजेपी जानबूझकर कई बार हारने का प्रचार करती है ताकि वोटिंग के दिन तक ये बात लोगों के दिमाग में फिट हो जाए कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ सकता है। इस तरह लोग मन मारकर भी बीजेपी को वोट देने जाएंगे। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने पर बिहार में जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें